Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 27th February. So let's first see the questions. First question is what is Friends of Tribes scheme of TriFed? TriFed की स्कीम है, क्या चीज़ें बताना है. Second question is name all the railway zones of India. तो कितने रेलवे जोन्स हैं उनके नाम बताने हैं. Third question is which NGO developed the Public Affairs Index? Okay. Fourth question is what is privilege motion? ये पार्लियामेंट से लिया गया क्वेश्चन फ्रॉम योर पॉलिटी. And fifth question is what is intercreditor agreement? Now this question is from economy. Okay. Now let's start with the news. So first is that PM will be conferring Shanti Swarup Bhatnagar prizes for science and technology tomorrow. इसमें याद बस यही रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस जो दिए जाते हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए दिए जाते हैं. एंड दिस प्राइज इज नेम्ड आफ्टर द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द CSIR. तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR, उनके जो फाउंडर डायरेक्टर थे उनके नाम पर है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे. ओके. और ये हर साल दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग इंडियन वर्क इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इंडियन वर्क को ही दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, और साइंस और नाउ NCDC की स्कीम है युवा सहकार, ये 2018 में ही आ गई थी, तो उसी के बारे में है ये न्यूज़. नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रखना इनकी है. और NCDC कैसी एक स्टैट्यूटरी कमीशन है. ओके. और इसका रोल जो है वो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने में है. कोऑपरेटिव क्या होते हैं? कोई भी एंटरप्राइज जो मतलब लोग वॉलेंटरी खुद अपने प्रॉफिट के लिए, सोशल इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए बनाए, और काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहता है. ओके. और एक इंटरप्राइज की तरह ही काम करता है. तो NCDC ने क्या रोल प्ले किया है? इन कोऑपरेटिव्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है फाइनेंशियल स्कीम्स और प्रोग्राम्स के थ्रू फॉर बेनिफिटिंग फार्मर्स थ्रू कोऑपरेटिव्स. तो फार्मर्स को भी इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है. अब NCDC के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ दी है कि जो इसका नेट NPA है, इट इज़ मेंटेन्ड एट ज़ीरो विथ रिकवरी रेट बीइंग ओवर 98%. यानी कि NPAs की जो प्रॉब्लम अभी कई सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो NCDC में बिल्कुल नहीं, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है. तो इसमें जो रिकवरी रेट है, यानी मतलब जितने लोन वगैरह दिए जाते हैं उनकी अप्रॉक्स आप 100% ही कह सकते हैं, ओवर 98% रिकवरी हो जाती है. फाइन. अब इसकी ये नई स्कीम है युवा सहकार, ये 2018 में आई थी, और ये काय के लिए है? जो यंग एंटरप्रेन्योर्स कोऑपरेटिव में आना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है. ओके. और इसमें जो नए ये कोऑपरेटिव्स वगैरह बनते हैं, तो ये एक फंड का फ़ायदा उठा सकते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड. ये भी NCDC ने ही बनाया है. कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड किसने बनाया है? NCDC ने. ओके. तो इसमें काफ़ी लिबरलाइज असिस्टेंस दिया जाता है उन कोऑपरेटिव्स को, जैसे कि जो वल्नरेबल ज़्यादा हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बेस्ड हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बेस्ड हैं. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि जो ये सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. ओके. और इसके अलावा ऐसे कोऑपरेटिव्स जिनमें 100% विमेन, SC ST या PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मेंबर्स हैं. ओके. अब इंडिया की पहली इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप आई है फॉर 4G LTE एंड 5G NR मॉडेम्स. ठीक है. तो ये एक बेंगलुरु बेस्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है, सिग्नल चिप, उन्होंने ये लॉन्च की है, और ये पहली इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप है फॉर 4G LTE. LTEs से मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एक स्टैंडर्ड होता है, 4G का ही स्टैंडर्ड रहता है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड रहता है, और 5G के लिए. ओके. तो अभी जो है केवल 8 कंपनीज और कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स को डिज़ाइन और बिल्ड कर सकती हैं. और ये जो इंडिजिनस चिप का लॉन्च है, इट इज़ इन अ रियल सेंस मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड.
ओके, तो मेक इन इंडिया का ही है। अब इसमें 4 चिप्स अनवेल की गई हैं। ओके, और ये चिप्स जो हैं, इसकी खास बात है कि ये पोजीशनिंग को भी सपोर्ट करती हैं यूजिंग इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक। तो नाविक को भी ये सपोर्ट करती हैं। ओके, अब नाविक क्या है? नाविक इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ओके, और इसी का ही दूसरा नाम है IRNSS। ओके, तो ये याद रखना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का ही दूसरा नाम है नाविक। ओके, अब HRD मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, श्रेयस। तो श्रेयस स्कीम लॉन्च की HRD मिनिस्ट्री ने। ये काय के लिए है? इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। फाइन, इसका श्रेयस का फुल फॉर्म याद रखना, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। तो इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करने के लिए है ग्रेजुएट्स को। ठीक है, ग्रेजुएट्स के लिए ये है, और वो जो मतलब 2019 तक ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको ये NAPS स्कीम ऑलरेडी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसके थ्रू इसको भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, NAPS स्कीम क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम। अच्छा, होती क्या है? अप्रेंटिस कोई भी ऐसा इंसान जो जॉब में ही ट्रेनिंग ले रहा हो, को कहा जाता है। तो इस प्रोग्राम का एम क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इंडियन यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, ताकि उनको ऑन द जॉब वर्क एक्सपोजर मिले और साथ में वो स्टाइपेंड भी कमा पाए। ओके, सो इट इज़ अ प्रोग्राम कंसीव्ड फॉर स्टूडेंट्स इन डिग्री कोर्सेज, और खासकर नॉन टेक्निकल के लिए। ओके, तो जिनको खासकर कैंपस से प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, उनके लिए खासकर ये प्रोग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये जो प्रोग्राम है, इस ये 3 मिनिस्ट्रीज, जो 3 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स थे, उनको मिला के बनाया गया है श्रेयस। ठीक है, तो 3 मिनिस्ट्री और उनके प्रोग्राम कौन कौन से हैं? तो पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का पहले से ही था, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, इसका था नेशनल करियर सर्विस। ठीक है, और तीसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनका भी ये प्रोग्राम था, BA BSc कोर्सेज इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। तो इन तीनों मिनिस्ट्रीज के याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इनके प्रोग्राम्स को मिला के श्रेयस बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, तो आप इसके नोट्स भी डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना, एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में एक लिंक क्रिएट करना, फिर ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करना जिनकी ज़्यादा डिमांड है, फिर अर्न व्हाइल यू लर्न का सिस्टम हायर एजुकेशन में लेकर आना, यानी कि जैसे जैसे आप सीखते जाओ वैसे वैसे आपको कमाने का भी मौका मिले। उसके अलावा इंडस्ट्री को भी हेल्प करना, ताकि उनको अच्छी क्वालिटी का मैन पावर मिले। कैसे? तो उनको स्किल किया जाएगा। ठीक है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे थे, तो इस स्कीम का क्या लॉजिक है? तो इट प्रोवाइड्स फॉर प्लेसिंग ऑफ अप्रेंटिसेस अप टू 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन एवरी बिजनेस और इंडस्ट्री। तो हर बिजनेस या इंडस्ट्री में 10% जो उनका टोटल वर्कफोर्स होना चाहिए, उसका 10% अप्रेंटिस होने ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पे श्रेयस के बारे में और डिटेल्स दी है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, हम थोड़ा सा स्क्रॉल बस करेंगे। तो 3 ट्रैक्स हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पहला है एड ऑन अप्रेंटिसशिप डिग्री से, सेकंड है एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप, तो इसको डिग्री में मिला के दिया जाएगा, और थर्ड है लिंकिंग नेशनल करियर सर्विस विद कॉलेजेस। अभी हमने ऊपर देखा था कि NCS जो था, कौन सी मिनिस्ट्री का मैंने अभी आपको बताया, मिनिस्ट्री यहाँ पे दिया है, इट इज़ द पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना, इट इज़ नॉट ऑफ MSDE, इट इज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का है, इसको लिंक किया जाएगा विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओके, और ऑपरेशनलाइज कौन करेगा? MSDE और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ओके, और अब इसमें स्टेक होल्डर्स का रोल बताया है। तो इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होगा
कि पहले तो स्टूडेंट्स को बताएं कि ऐसे आप श्रेयस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसके बाद में फिर श्रेयस में खुद को रजिस्टर करें। फिर एसएससीज जो हैं वो सेक्टर स्किल सेंटर्स हैं, इनका काम रहेगा ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना जो उनको ऐसे स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप दे पाए। फिर एमएसडी का क्या रोल रहेगा, एनएपीएस प्रोग्राम को ऑपरेट करना थ्रू एनएसडीसी, ओके, और इसके अलावा मॉनिटरिंग करना प्रोग्राम की। अब श्रेयस का टारगेट इन्होंने सेट किया है कि 2022 तक 50 लाख स्टूडेंट्स को कवर करना है। याद रखना 50 लाख स्टूडेंट्स हैव टू बी कवर्ड बाय 2022 अंडर श्रेयस स्कीम, ओके। अब रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नया जोन अनाउंस किया इंडियन रेलवेज का, दैट इज साउथ कोस्ट रेलवे जोन, SCOR। तो इसलिए आपसे अभी ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने जोन्स आपको बताने, तो उनमें अब आप एक और ऐड कर लीजिएगा, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। तो ये क्यों बना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 2014 का, जिससे आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हुआ था, तो उस एक्ट में ही ये बात की गई थी। तो इसलिए याद रखना साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, इसको अभी बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर रहेगा विशाखापट्टनम में, और इसमें कौन कौन से डिविजन्स आएंगे, गुंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा एंड वल्टेर, ओके, ये सारे डिविजन्स आएंगे। याद रखना साउथ कोस्ट है। अब यहाँ सतत स्कीम की बात की गई थी, तो सतत जो है वो एक इनिशिएटिव है। देखिए आज मतलब जो न्यूज़ है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन इसमें आपकी कई सारी मेजर स्कीम्स और इनिशिएटिव्स कवर हो जाएंगे। सो टुडेज दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब सतत जो है ये इनिशिएटिव है एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ओके। एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो ये एक डेवलपमेंटल एफर्ट है, तो इससे दोनों को फ़ायदा मिलेगा, व्हीकल यूज़र्स को भी और इसके अलावा फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सतत का 4 pronged एजेंडा है। तो इसमें क्या क्या है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, दैट इज 62 मोर देन 62 मिलियन मेट्रिक टन्स, उसको यूज़ करना। सेकंड है इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाना। तो अभी आप इसके यूजेस देखोगे तो आप फिर से यही सारे देखोगे ऑब्जेक्टिव्स, इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाना, फिर जॉब क्रिएशन को बढ़ाना, और वेहिकुलर एमिशंस और पोल्यूशंस को घटाना, ओके। वेस्ट घटाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, जॉब क्रिएशन बढ़ाना, और वेहिकुलर एमिशंस को भी कम करना। अब बायोगैस क्या होता है, ये एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड गैस होती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक डीकम्पोजिशन फ्रॉम वेस्ट और बायोमास सोर्सेज, ओके। तो जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, यानी कि मतलब एक बार आप क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हो तो जो बच जाता है रेसिड्यू। इसके अलावा कैटल डंग हो गया, शुगर केन प्रेस मड, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इन सब के एनएरोबिक डीकम्पोजिशन, दिस इज द कीवर्ड, एनएरोबिक डीकम्पोजिशन, इससे जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसको बायोगैस कहते हैं। और इसके बाद में यदि इसको प्योरीफाई कर दिया जाए और कंप्रेस कर दिया जाए तो इट इज़ कॉल्ड CBG, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसका प्योर मीथेन कंटेंट इज मोर देन 90%, ओके। तो एनवायरमेंटली भी काफ़ी सही रहती है और चीप भी बहुत रहेगी। तो अब मल्टीपल बेनिफिट्स क्या रहेंगे ये इस रेसिड्यू और इन सबको कन्वर्ट करके CBG बनाने से, तो वही बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे, फार्मर्स को एडिशनल रेवेन्यू सोर्स मिलेगा। जो ये काउडंग वगैरह और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू उन लोग जला देते थे, किसी काम का नहीं रहता था, उससे भी अब इनकम मिलेगी, ठीक है। गोवर्धन में भी ऐसे ही, गोवर्धन भी इसीलिए बायोगैस के लिए था, ओके, योजना जो आई थी। देन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलेगा, क्लाइमेट चेंज गोल्स को अचीव करने में हमको सपोर्ट मिलेगा, और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, देखो ऊपर लिखा था कि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, तो कैसे होगा, क्योंकि हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब हमको इतना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। देन बफर अगेंस्ट क्रूड ऑयल और गैस प्राइस फ्लक्चुएशंस, तो ऑयल के फ्लक्चुएशंस तो आपको पता ही है, अभी ऑयल प्राइस फिर से कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उसमें भी ये बफर का काम करेगा। फाइन। अब सेकेंड एडिशन ऑफ ISL डिक्शनरी लॉन्च हुआ है हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए, यानी जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए है। तो ISL डिक्शनरी क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है, और इसको किसने बनाया है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने बनाया है। और ये सेंटर किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आप डिक्शनरी सोच के सॉरी ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि वो HRD मिनिस्ट्री का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में आता है। फाइन। अब 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 50.71 लाख हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं इंडिया में, और ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं जिनको सुनने में दिक्कत आती है वो इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट। तो इस डिक्शनरी का जो एम है वो यही है कि ISL को उसका स्प्रेड ज़्यादा बढ़ाना, ताकि ज़्यादा ऐसे लोगों को एजुकेशन इनकी ज़्यादा अच्छी हो सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो बढ़ सके। ओके, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने MSP लॉन्च किया है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, सो इट इज़ लाइक MSP फॉर MFP। तो वो लॉन्च किया है, एंड वैल्यू एडिशन कंपोनेंट ऑफ वन धन, तो ये कल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो अब MSP क्या होता है? MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि UPSC इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, तो देख लेते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये एक फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस। ठीक है, तो अगर अचानक से कोई भी कमोडिटी, एग्रीकल्चरल कमोडिटी के मार्केट प्राइस यदि बाद में गिर जाते हैं, ऐसा हम कई बार देखते हैं कि फिर ये नौबत आ जाती है कि टमाटर भी जो है पूरे सड़क पे फेंक देते हैं फार्मर्स, तो ऐसा ना हो इसीलिए पहले से जो गवर्नमेंट है वो मार्केट इंटरवेंशन करती है कुछ कमोडिटीज़ का, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स का करती है, तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी क्रॉप के मतलब सोइंग सीजन के पहले ही अनाउंस कर देती है। सपोज अगर खरीफ सीजन आने वाला है तो उसके पहले ही खरीफ के क्रॉप्स का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया जाता है। ओके, और ये किस बेसिस पे किया जाता है? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द CACP। CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो याद रखना रिकमेंडेशन CACP की होती है और उस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSP अनाउंस करती है। अब ये जो किया जाता है ये 22 तो मैंडेटेड क्रॉप्स हैं उनके लिए MSP होता है, और याद रखना शुगर केन के लिए FRP होता है। ठीक है, गन्ना जो होता है उसके लिए FRP होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, तो कौन कौन से क्रॉप्स के लिए होता है? तो इनमें सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डीहस्ड कोकोनट, शुगर केन, वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको। ठीक है, तो इन सब के लिए अभी करंटली किया जाता है। ओके, MSP अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो वन धन स्कीम को स्केल अप कर रही है, और अब जितनी भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक्सटेंड किया जाएगा इसको, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू करेंगे जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा, वन धन स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये 2018 में लॉन्च हुई थी। ओके, 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुई थी, और कहाँ से हुई थी? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, 14 अप्रैल को हुई थी। कैन यू टेल मी हुज बर्थडे इज ऑन 14 अप्रैल? ओके, याद रखना बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन दोनों ने मिलके डिसाइड किया है कि 2 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है। ओके, तो उनके प्रोसेसिंग के लिए 2 यूनिट सेटअप करने की बात हुई है, एक तो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में और दूसरा महाराष्ट्र में रायगढ़ में। ओके, और ये यूनिट्स क्या करेंगे? जो ट्राइबल गैदरर्स हैं उनसे ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करेंगे, उनसे सोर्स करेंगे, फिर उनकी प्रोसेसिंग करके और मार्केटिंग करेंगे। ओके, जो भी ट्राइबल एंटिटीज़ हैं जैसे ट्राइफेड वगैरह से रिलेटेड है तो मार्केटिंग की जाएगी, और इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो होगा मेन स्ट्रीमिंग ऑफ हेरिटेज महुआ। हेरिटेज महुआ क्या है? ये एक ट्रेडिशनल, महुआ इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रिंक, ओके, विच विल बी प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड ऑल ओवर द कंट्री। Now, last but not the least, Assam launches Pranam Commission to protect parents of government employees. तो प्रणाम कमीशन लॉन्च की गई है, ये एक पैनल है। तो प्रणाम बिल एक्चुअली आया था तो उसके इश्यूज को ही उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए है। ओके, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑफ
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो प्रणाम बिल को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और इसने मैंडेटरी रखा है असम गवर्नमेंट ने कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, एंड ऑल्सो दी अनमेरिड दिव्यांग सिबलिंग्स हु डू नॉट हैव देयर ओन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो अगर उनके दिव्यांग भाई बहन वगैरह हैं जो अनमेरिड हैं, तो उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है जिनका खुद का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ओके, so this was about the Pranam bill, and that's all for today, friends. And I hope you like this video. Please share our videos और सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आप अनलाइक करें तो प्लीज़ टेल मी द रीज़न वाई यू आर अनलाइकिंग इट, एंड कीप गिविंग योर फीडबैक्स एंड हैव अ नाइस डे, फ्रेंड्स।